बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम बीएमएस सेकंड प्रॉफ के चरक संहिता के निदान स्थान एंड रोग निदान दोनों ही सब्जेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निदान स्थान का अध्याय 3 गुल्म निदान का पार्ट 1। तो जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है फर्स्ट परिभाषा। अब ये परिभाषा आपके निदान स्थान के गुल्म अध्याय में नहीं दी है, ये आपको सूत्र स्थान में मिलेगी। तो हमने पूरा आंसर बनाने के लिए इसी में आपको उसे भी समझा दिया है। देन सेकेंड टॉपिक है पूर्व रूप, देन टाइप्स, वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म एंड सनिपातज गुल्म। इसके आगे रक्तज गुल्म एंड इसकी साध्य असाध्यता हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। एज ये चैप्टर आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड रक्त गुल्म आपको एग्जाम्स में 5 मार्क्स का अलग से पूछा जाता है, इसीलिए उसका हमने अलग से पार्ट बनाया है सो दैट आपको इलेबोरेट करके हर एक चीज समझाई जा सके और आपको इजीली लर्न हो जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा गुल्म की परिभाषा। अब ये परिभाषा पढ़ने से पहले मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगी, एज बहुत ही सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि गुल्म है क्या। गुल्म एक ट्यूमर है और एब्डोमेन को भी गुल्म बोला जाता है, तो ये है क्या। तो गुल्म क्या होता है, ओवर ग्रोथ, जो अल्सर्स भी हो सकते हैं या फिर कोई भी ग्रोथ होती है आपके जीआईटी ट्रैक में, उसको आचार्य चरक और बाकी आयुर्वेद में गुल्म कहा गया है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि जीआईटी दैट इज गुल्म लोकेशन में जब कोई भी ओवर ग्रोथ देखी जाती है तो उसका कोई दूसरा नाम डालने की जगह हमने उसे गुल्म ही बोल दिया। सबको समझ आ गया। तो इसकी परिभाषा जो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के अध्याय 18 त्रिशोथीय अध्याय में बताई है वो है, जब बॉडी में वायु प्रकुपित हो जाती है, दैट इज वायु बहुत बढ़ जाती है, तो वो गुल्म दैट इज एब्डोमेन में जाकर बैठ जाती है। तो एब्डोमेन में जाके बैठ गई और वहां पर 2 चीजें करती है, शोफ एंड शूल। शोफ होता है इन्फ्लेमेशन एंड शूल होती है पेन। तो ये जो दोनों चीजें वहां पर उत्पन्न करती है उसी को हम गुल्म कहते हैं, दैट इज गुल्म रोग। ठीक है, तो गुल्म में जाकर 2 चीजें की, शोफ एंड शूल, एंड उसी को हम गुल्म कह रहे हैं। आपको इसको इसी ऑर्डर में याद रखना है, इससे आपका जो श्लोक है वो भी बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो पहले क्या हुआ, वायु बढ़ी, गुल्म में गई, शोफ एंड शूल किया एंड देन गुल्म हो गया। तो अब उसी से इसका श्लोक है, बहुत इजी। फर्स्ट लाइन में लिखा है, यस्य वायु प्रकुपिते, दैट इज जब वायु प्रकुपित हो जाती है, गुल्म स्थाने अवतिष्ठते, वो गुल्म स्थान में जाकर अवतिष्ठते मतलब बैठ जाती है। देन है शोफ स शूल जन्यन, मीन्स शोफ दैट इज इन्फ्लेमेशन एंड शूल वहां पर पेन वहां पर उत्पन्न हो जाता है, दैट इज जन्यन। गुल्मस्य सयो उपजायते, तो वहां पर उस लोकेशन को हम गुल्म रोग बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको। बहुत इजी श्लोक है, चरक संहिता सूत्र स्थान 18/29। अब नेक्स्ट आते हैं गुल्म के पूर्व रूप। ये आपको चैप्टर में लास्ट में मिलेंगे पर हमने पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो गुल्म के पूर्व रूप, अब मैंने आपको बता दिया गुल्म कहाँ का डिसऑर्डर है, हमारे जीआईटी का। तो इसमें सारे के सारे जो आपको पूर्व रूप दिखेंगे वो उसी के रिलेटेड दिखेंगे। सबसे पहले माउथ से देखें तो छर्दी होगी ड्यूरिंग पाक काल, मतलब जब आपने खाना खा लिया उसके बाद बिना किसी रीजन के आपको छर्दी दैट इज वॉमिटिंग आएगी, जिसका कोई कॉज नहीं होगा। देन सेकंड है अन्न न अभिलाषा, मीन्स खाना खाने का मन नहीं करेगा। अब आप ये तो समझ ही सकते हैं, जब आपका मन खराब होता है, आपको उल्टी आती है, तो आपका खाना खाने का मन तो कभी नहीं करता। तो अन्न न अभिलाषा एंड अरुचि, ये दोनों साथ साथ में ही आते हैं। देन स्टमक में आपके अविपाक और अग्नि वैषम्य। अविपाक मतलब जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एंड अग्नि वैषम्य का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अग्नि है वो कभी बढ़ रही है, कभी आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कभी बिल्कुल खत्म होकर आपको भूख लग ही नहीं रही है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अग्नि आप बहुत ज्यादा खाना खाते जा रहे हैं, वो इनकंसिस्टेंट है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। ऐसे ये वातज के ही लक्षण होते हैं। वात आपने पढ़ा होगा, जब वायु बढ़ जाती है तो अग्नि पर वैषम्यता का आपको लक्षण दिखते हैं। देन आता है विदाहो मुक्तस्य, दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेशन होगी। देन स्टमक के नीचे आता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वहां पर वात मूत्र पुरुष, इन तीनों चीजों का या फिर तो वेग आएगा ही नहीं, या फिर अगर वेग आएगा तो बहुत कम एक्सक्रीशन होगी, मतलब जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से निकल ही नहीं रहा है। और बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे शूल होना, आटोप दैट इज पेट फूल जाना, अंत्रकूजन दैट इज जो आपके पेट है वहां पर गर्गलिंग की आवाज आना, एंड दौर्बल्य दैट इज आप वीक फील करेंगे। ये सारे गुल्म के पूर्व रूप हैं। अब नेक्स्ट आता है गुल्म के 5 टाइप्स। तो आचार्य चरक ने जो गुल्म है उसके अलग से निदान एंड संप्राप्ति नहीं बताई है, उन्होंने उसके टाइप्स की ही निदान एंड संप्राप्ति बताई है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके 5 टाइप्स हैं, वात पित्त श्लेष्मन दैट इज कफज, देन नीचया। अब नीचया जो वर्ड है ये सनिपातज गुल्म के लिए यूज हुआ है, तो इसको याद रखें। एंड लास्ट है रक्त दैट इज शोणित गुल्म। तो ये 5 हमारे टाइप्स हैं, वात पित्त कफ सनिपातज एंड रक्तज गुल्म। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब इसी से हम इसका एक श्लोक लर्न कर लेंगे जल्दी से। तो गुल्म के टाइप्स का श्लोक है, वेरी इजी, आप चुटकियों में लर्न कर लेंगे। इह खलु पंच गुल्मा भवंती, मतलब इस तरह से 5 गुल्म होते हैं। तद्यथा, अब उनके नाम क्या है, वात गुल्म, पित्त गुल्म, श्लेष्म गुल्म, नीचया गुल्म एंड शोणित गुल्म इति। बहुत इजी है, बस गुल्म के आपने नाम लिख
लिख देने हैं, स्टार्ट में लिखना है 5 गुल्म होते हैं। चरक संहिता निदान स्थान 3/3। अब हम हर एक जो गुल्म के टाइप है उसके निदान संप्राप्ति एंड लक्षण देखेंगे। सबसे पहले आता है वात गुल्म के निदान। अब यहाँ पर हम देखें तो हमने पढ़ लिया कि जो गुल्म का मेन दोष है वो कौन सा है, वात, तो इसीलिए इसके निदान भी सबसे ज्यादा है। सबसे पहला फर्स्ट है वात प्रकृति। ऑब्वियसली एज उसकी बॉडी में पहले ही वात बढ़ा हुआ है तो उसको वातज गुल्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देन आगे के याद करने के लिए हमने डिजीज, आहार और विहार में इनको डिवाइड किया है सो दैट आप इजीली याद रख पाए। सबसे पहले डिजीज में हम देखें तो जो मनुष्य कृष दैट इज बहुत दुर्बल हो जाता है बिकॉज ऑफ ज्वर एंड अतिसार। अब ज्वर एंड अतिसार में क्या होता है, आपकी बॉडी में जो है वात बढ़ जाता है। देन सेकंड है अभिघात, दैट इज किसी को अगर चोट लग जाए उसमें भी वात बढ़ जाता है। देन आहार में वात वर्धक आहार खाना, शीत और बहुत ज्यादा आहार खाना, इससे भी वात बढ़ता है। देन इंक्रीज्ड नवोदक। अब नवोदक क्या होता है, जब बारिश का पानी पड़ता है तो उसमें जो फर्स्ट रेन का पानी होता है उसको नवोदक कहते हैं। वो जो पानी होता है उसमें वात बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से बॉडी में वातज गुल्म हो सकता है। देन विहार में अगर हम अति योग करेंगे, वमन, विरेचन, व्यायाम, वेग धारण का, व्यवाय, अनशन, यात्रा, मद्यपान और शोक, इन सारी चीजों को हम बहुत ज्यादा करेंगे एंड संशोधन करेंगे दैट इज पंचकर्मा करेंगे विदाउट स्नेहन, तो भी बॉडी में वात बढ़ता है। अब ये सारे पॉइंट्स इजी हैं। हर एक जगह पर जहाँ पर भी आप वातज कोई भी निदान देखते हैं वहां पर बहुत सारे आपको ये पॉइंट्स दिखते हैं। ठीक है, तो निदान के बाद है संप्राप्ति। इसकी संप्राप्ति इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एज मैं पहले ही बता दूं, आगे पित्तज और कफज सब में संप्राप्ति सेम ही रहेगी। यही वाली वहां पर यही लिखा है कि सेम एज वातज। ठीक है, तो मेक श्योर आप इसे याद करें। मैंने सोचा था इसका श्लोक भी करवा दूं बट इट इज अ बिट टफ, और इतना लंबा श्लोक करने से अच्छा आप इसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में विद संस्कृत वर्ड्स याद रख ले, आपका ये पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, प्रकोपित वात जब महास्रोतस में जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हमने पहले जो परिभाषा में पढ़ा तो क्या पढ़ा कि गुल्म में प्रकोपित वात क्या, राइट। तो गुल्म क्या है, एब्डोमेन, एंड महास्रोतस क्या है, महास्रोतस इज अवर जीआईटी ट्रैक, तो वही है बट वर्ड यूज जो है वो चेंज हो गया है। तो महास्रोतस में जब हमारा प्रकोपित वात जाता है तो वो उस स्थान को रूक्ष और कठिन कर देता है। मेक श्योर जो हमने हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको ऐसे ही लिखना है एज ये श्लोक से उठाए हुए ऐसे ही वर्ड्स हैं। ठीक है, तो महास्रोतस में जाके वो रूक्षता और कठिनता कर देता है जिसकी वजह से वहां पर जो वात है वो पिंड रूप में स्थान संश्रय कर लेता है। मतलब वायु वहां गया, वहां पर कठोरता और रुक्षता कर दी, तब वहां पर जाकर पिंड दैट इज गोल गोल वहां पर उसने जो लोकेशन थी वहां पर लोकलाइज हो गया। उसके बाद जब ऐसा हो जाता है तो 5 स्थानों में मनुष्य को पीड़ा होती है, शूल होता है। तो अब ये जो 5 स्थान है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप इन्हें याद रखें। क्यों? क्योंकि चरक संहिता का ही चिकित्सा स्थान जो आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे वहां पर इन 5 को गुल्म के स्थान कहा है। वहां पर ये नहीं कहा वहां पर शूल होगा या फिर क्या होगा, उसको गुल्म का स्थान कहा है। एंड वाइवा में भी बहुत बार सीधा पूछ लेते हैं कि गुल्म के स्थान कौन से हैं, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो है हृदय, नाभि, बस्ती, ये तीनों तो महामर्म है, सबको पता होगा, राइट। उसके बाद आते हैं 2 पार्श्व। पार्श्व मीन्स फ्लैंक्स, लेफ्ट एंड राइट। अब यहाँ पर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो बोलते हैं पार्श्व, उनको लगता है ये तो 4 ही चीजें हुई, 5 नहीं हुई, बट पार्श्व 2 है, राइट एंड लेफ्ट, इसीलिए इससे आपके 5 स्थान बन जाते हैं। अब इन 5 स्थानों पर क्या होता है, शूल होता है, पेन होती है। उसके बाद जहाँ पर पिंड रूप से जो वायु थी वो स्थान संश्रय हुई थी वहां पर वो ग्रंथि फॉर्मेशन कर देती है। ग्रंथि दैट इज आप बोल सकते हैं नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाती है जो कि पिंड आकार की ही होती है, गोल गोल होती है, और उसी को हम गुल्म कह देते हैं। क्योंकि वो पिंड आकार है, गोल है, इसीलिए उसे गुल्म कहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट आता है वात गुल्म के लक्षण। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है मुहुर अदम मुहुर अल्पम। अब इसका मतलब है कि जो गुल्म है, जो उसकी स्वेलिंग है, वो कभी बार बार फूलती है और बार बार सिकुड़ती है, मतलब कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, और सेम इनकंसिस्टेंसी रहती है इसकी वेदना में, मतलब जो पेन है वो कभी बढ़ती है कभी कम होती है। अब ये जो इनकंसिस्टेंसी वाला फैक्टर है ये आपको हमेशा वात में ही मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया जो अग्नि है जब उसमें वात दोष बढ़ जाता है तो जठर अग्नि भी हमारी वैषम्य हो जाती है। वैषम्य मतलब कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। यही पॉइंट आपको बहुत सारे डिजीज में जब वात बढ़ जाता है तो आपको मिलेगा, तो ये आपने याद रखना है। वात में क्या है, मुहुर अदम मुहुर अल्पम। ठीक है, नेक्स्ट आता है सायकाल में ये इंक्रीज हो जाता है। अब सायकाल ही क्यों, क्योंकि सायकाल दैट इज एंड का जो टाइम होता है वो वात का टाइम होता है, तो वात के टाइम पर ये बढ़ जाएगा। देन इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी में आपको पिप्पली का संप्रचार दैट इज पिप्पली का
पिपलिका मीन्स एंट के चलने की फीलिंग आएगी। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? अब आप ऐसे सोच लीजिए, वातज गुल्म है, बॉडी के अंदर पूरी पूरी वात दैट इज वायु बढ़ गई है, तो स्किन के अंदर जब वो वात ट्रेवल करेगी, अब वात क्या होता है? हवा। अब जब हवा मूव करती है तो चीजों को हिलाती हुई जाती है, तो आप ऐसे समझिए कि वो जो हवा जब चल रही है तो हमारी नर्व एंडिंग्स को थोड़ा थोड़ा हिला रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चींटी चल रही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसका मेन मतलब ऐसा नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है याद करने के लिए। तो वातज गुल्म में पिपलिका समचरण आपको मिलेगा। उसके बाद आता है बॉडी में अंगमर्द होगा। ऑब्वियसली वात है तो पेन तो होंगी, तो अंगमर्द, तोद, भेद, स्फुरन, अविपाक, ये सारे वात के लक्षण है, आपको दिखेंगे। देन मुख शोष, सांस की रुकावट, ये भी वात के लक्षण है, यू कैन लर्न इट। देन उद्वर्त दैट इज जो स्टमक है वहां पर गर्गलिंग की आपको फीलिंग आएगा। एज खाना पच नहीं रहा है, अविपाक हो रहा है, तो ये पॉइंट तो होगा ही होगा। देन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है कि त्वचा, नख, नेत्र, चेहरा, मल मूत्र, इन सब में आपको कृष्ण, अरुण और पारुष, पारुष होता है रूक्षता, तो कृष्ण अरुण दैट इज ब्लैकिश कलर दिखेगा। अब आपको ये चीज भी पता है वात का रंग होता है अरुण, तो वही कलर आपको दिख रहा है। एंड प्लीहा वृद्धि, ये पॉइंट्स आपको दिखेंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने वही याद रखने हैं जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया। देन पिपलिका संप्रचार, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। देन जो कलर कौन सा आ जाता है, प्लीहा वृद्धि, बाकी के तो वात के ही लक्षण है। अब नेक्स्ट है पित्तगुल्म का निदान। अब इसके फर्स्ट पॉइंट में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि वात के हेतु जब इंक्रीज हो जाते हैं और पित्त प्रकोपित हो जाता है तो पित्तगुल्म हो जाता है। और वात के कौन से हेतु, जैसे कि किसी इंसान को कृष्णता आ जाती है बिकॉज ऑफ ज्वर, वमन, अतिसार। बहुत अच्छी चीज लिखी है जो आपको पता है, दैट इज गुल्म इज अ वातज रोग। तो वायु तो बढ़ी मिलेगी ही आपको, तो वायु के जो निदान है उससे वायु बढ़ गई है, साथ ही में पित्त भी बढ़ गया है, तो उसको पित्तज गुल्म बोला जाएगा। बाकी क्या निदान है कि आहार खाएंगे, अम्ल, कटुषार, उष्ण, ये सारे पित्त बढ़ाने वाली चीजें हैं। अजीर्णता और अध्यशन, मतलब खाना अभी पचा नहीं है, आपने खाना खा लिया, ये करेंगे। और वमन के वेग को दैट इज वेग संधारण रोकेंगे। और वात और आतप दैट इज वायु, और आतप हो गया सूरज, हीट का बहुत ज्यादा सेवन करेंगे तो आपको पित्तज गुल्म हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, पित्तज गुल्म की संप्राप्ति, प्रकोपित पित्त एलोंग विद वायु, बस ये संप्राप्ति है। एज इसकी संप्राप्ति एंड वायु की संप्राप्ति सेम है जो हमने पीछे पढ़ी थी। वहां पर हमने स्टार्ट किससे किया था कि प्रकोपित वायु जब महास्रोतस में जाएगी, राइट। तो यहाँ पर वही लिखना है कि प्रकोपित वायु के साथ जब पित्त महास्रोतस में जाएगा वो रुक्षता और कठिनता करेगा, पिंड रूप का करेगा, 5 जगहों में पेन करेगा, ग्रंथि करेगा, पिंड आकार की, एंड उसी को हम पित्तज गुल्म कहेंगे। वेरी इजी। अब नेक्स्ट आते हैं इसके लक्षण। अब वात में भी हमने सबसे पहले क्या देखा कि गुल्म में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही है। गुल्म स्थान में दाह्यते दैट इज बर्निंग सेंसेशन हो गया, पित्त है तो दाह तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। दुयते मतलब पेन होगी, दुप्यते मतलब ऐसा लगेगा कि वहां से धुआं निकल रहा है, एज इतनी ज्यादा पेन होगी। इसमें आप कैसे समझ सकते हैं कि कुछ लोकेशंस आपकी बहुत गर्म हो जाती हैं, राइट। जब आप उसको टच करते हैं तो ऐसा लग रहा है वहां से धुआं निकल रहा है, तो वैसा आपको फीलिंग आएगी। देन ऊष्मा दैट इज गर्म हो रही है। स्वेद क्लेथ दैट इज वहां पर स्टिकी और थोड़ा थोड़ा जैसे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी उसी लोकेशन में। देन स्पर्श न सह, उस लोकेशन पर आप टच करेंगे तो जो मनुष्य है वो सह नहीं पाएगा, वहां पर टच करने पर बहुत ज्यादा पेन होगी, एज गर्म है, ठीक है, और वहां पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो अगर आप ऐसी लोकेशन को टच करोगे तो ऑब्वियसली ही विल फील अनकंफर्टेबल। देन मुख में क्या होता है, अब वही हमने जीआईटी की चीजें देखनी है। सबसे पहले मुख आता है तो वहां पर धूम और अम्लोदगार, अम्लोदगार तो आएंगे, एंड धूम भी पित्तज में देखा जाता है। देन कुक्षी, हृदय, उर, कंठ, इन सारी जगहों पर विदाह होगा, दैट इज जलन होगी। उसके बाद बॉडी में आपको क्या दिखेगा, ज्वर दिखेगा, भ्रम दिखेगा, तृष्णा, तालु मुख, शोष, इधर भी वही दिखेगा, प्रमोह दैट इज चक्कर आएंगे, एंड अतिसार, ठीक है। उसके बाद जो कलर है वहां पर कौन सा कलर था, अरुण। यहाँ पर क्या है, त्वचा, नाखून, नेत्र, बदन, मलमूत्र, इन सारी जगह पर आपको हरित और हरिद्र कलर दैट इज येलो एंड ग्रीन कलर दिखेगा। ऑब्वियसली पित्त में यही कलर दिखते हैं, आप लिख सकते हैं। और लोकेशन में भी जो पॉइंट्स हैं वो भी इजी हैं, दैट इज गर्म होना, पेन होना, ऊष्मा, स्वेद, क्लेद, ये सारे पित्त के हैं। एज जब गर्मी बढ़ जाती है तो स्वेद तो आता ही है, तो इसीलिए ये आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कफज गुल्म के निदान। सेम सबसे पहले कि वात हेतु जब इंक्रीज हो जाते हैं और कफ प्रकोपित हो जाता है तो कफज गुल्म होता है। वही है जब कृश हो जाता है कोई जर, वमन और अतिसार से, हमने पहले भी पढ़ लिया। अब आहार कौन से, जो कफज आहार है, दैट इज बहुत ज्यादा खाना खाना, स्निग्ध, गुरु, मधुर, शीत, ये सारे खाना खाने से। देन शीर, तिल, उड़द एंड गुड़, ये सारी चीजें कफ बढ़ाने वाली हैं, इनको खाने से। अनूप दैट इज जो जल में रहते हैं, और उदक ऐसा मांस खाने से, वेग रोकने से, और अधिक मात्रा में जल पीने से भी कफज गुल्म हो सकता है। अब इसकी संप्राप्ति सेम है वायु की, बस वही है, स्टार्ट में वायु के प्रकोपित के साथ कफ भी प्रकोपित होगा और महास्रोतस में जाएगा। उसके बाद वहां से स्थान संश्रय करेगा, पेन करेगा, ग्रंथि करेगा और पिंड आकार का होकर गुल्म कर देगा। इजी।
देन कफज गुल्म के लक्षण आ जाते हैं। सबसे पहले हमने वही देखना है कि गुल्म का हमें क्या दिखेगा। तो गुल्म जो है वो स्थिर होगा, भारी, कठोर, अवगाढ़ता और शून्यता। मीन्स जो गुल्म है उसमें सारे कफज के लक्षण दिखेंगे। सीधी बात तो यही है। अब देखो, जो स्थिर पॉइंट है वो कफ का है। एज कफ में क्या होता है, गुरुता आ जाती है, कोई चीज इधर से उधर नहीं हिलती है। वहां पर आपने क्या देखा वात में कि वो कभी बढ़ रहा था कभी कम हो रहा था, वातज कैरेक्टरिस्टिक, राइट। भारी होगा, गुरु होगा, कठोर दैट इज बहुत हार्ड होगा, ऑब्वियसली कफ है तो वही होगा। अवगाढ़ता एंड शून्यता, शून्यता हो जाती है नमनेस, नमनेस भी आपको कफ में ही दिखती है। देन मनुष्य को शीत ज्वर हो सकता है, हृदय रोग, सर्दी दैट इज वमन हो सकता है, शीर्षूल हो सकता है। उसके बाद कफ के कुछ लक्षण है दैट इज अति निद्रा होना, आलस्य, अरुचि, गुरुता, काश, श्वास और राज्य क्षमा भी कफज गुल्म में हो सकता है। देन जो कलर है वो कौन सा है, श्वेत है। कफ कलर श्वेत होता है, वात का अरुण और कृष्ण दैट इज ब्लैकिश कलर होता है, एंड पित्त का येलो कलर होता है। ये चीज सबको पता है। वैसे ही यहाँ पर श्वेत कलर होगा। बाकी के पॉइंट्स इजी हैं, बस आपको गुल्म के कैरेक्टर्स जो है वो याद रखने हैं। एंड इस वीडियो लेक्चर का लास्ट है सन्निपातज गुल्म। बहुत इजी है इसका लिख देना है। जब त्रिदोष हेतु और लिंग बॉडी में दिखने लगे तो उसको सन्निपातज गुल्म बोलेंगे, और इसको आचार्य चरक असाध्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है चिकित्सा की। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे गुल्म है उनकी चिकित्सा कैसे की जाती है, ऑपोजिट टू देयर दोष। अब सन्निपात में आप ऑपोजिट टू इट्स दोष क्या करोगे? वात के ऑपोजिट करने लगोगे तो कफ बढ़ जाएगा, कफ का ऑपोजिट करने लगोगे तो वात बढ़ जाएगा, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर इसको असाध्य कहा गया है। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप करने वाले हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी परिभाषा, उसका हम श्लोक रिवाइज करेंगे। दैट इज यस्य वायु प्रकुपितो गुल्म स्थाने अवतिष्ठते शोभ स शूल जन्यन गुल्मस्य से उपजायते। चरक संहिता सूत्र स्थान 18/29 इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखें। उसके बाद हमने पूर्व रूप पढ़े, ठीक है। हमने ऊपर से नीचे करने हैं। माउथ में छर्दी होगी, अन्न अभिलाषा अरुचि, पेट में अविपाक होगा, अग्नि वैषम में विदाह भुक्तस्य। देन एक्सक्रीशन में वेग नहीं आएगा या फिर कम एक्सक्रीशन होगी, और शूल अटोप अंतर्कुजन और दौर्बल्य दिखेगा। 5 टाइप है, वात पित्त कफ, नीचा दैट इज सन्निपातज एंड रक्त, ठीक है। इसका हमने श्लोक पढ़ा, उसका रेफरेंस है चरक संहिता निदान स्थान 3/3। देन हमने पढ़े वात गुल्म के निदान। फर्स्ट था वात प्रकृति, देन डिजीज वगैरह में क्या था, ज्वर, अतिसार से कृष्णता और अभिघात। आहार में क्या है, वात वर्धक आहार लेना और नवोदक लेना, और विहार में अति योग करना, वमन, विरेचन, व्यायाम, व्यववाय एटसेट्रा, और स्नेह के बिना संशोधन करना। देन संप्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकुपित वायु महास्रोतस में जाती है, रुक्षता और कठिनता इंक्रीज करती है, और पिंड रूप में स्थान संशय करके 5 स्थान हृदय नाभि बस्ती और 2 पार्श्व वहां पर शूल करती है। उसके बाद ग्रंथि की फॉर्मेशन लेकर पिंड आकार की हो जाती है, और उसे हम गुल्म कहते हैं। वातज गुल्म के लक्षण क्या थे? गुल्म के बारे में बताया था, मुहुर अदम, मुहुर अल्पम, ठीक है। सायकाल में इंक्रीज होना। बॉडी में क्या होता है, पिपलिका संप्रचार, ठीक है, और अंग मर्द तोद पेन वगैरह होती है। मुख शोष, और जो कलर दिखता है वो कौन सा था, कृष्ण, अरुण और पारुष दिखता है, और प्लीहा की वृद्धि होती है। पित्त गुल्म के निदान में हमने पढ़ा पित्त बढ़ाने वाली चीजें अलोंग विद वात हेतु जब इंक्रीज हो जाते हैं, अजीर्णता, अदर्शन, वमन के वेग को रोकना एटसेट्रा। संप्राप्ति सेम है वायु की। एंड इसमें हमें लक्षण क्या दिखते हैं, जो गुल्म है उसमें दाह होता है, पेन होती है, ऊष्मा, स्वेद, क्लेद, ये सारी चीजें दिखती है। मुख में धूम, अम्ल, उद्गार आता है, और विदाह फील होता है, कुक्षी, हृदय, उरग और कंठ में। और जो कलर हमें दिखता है वो है हरित एंड हरिद्रा। देन देखा हमने कफ गुल्म के निदान। वात के जब हेतु इंक्रीज हो जाते हैं विद कफ, देन कफ प्रकोपित आहार खाएंगे, शीर, तिल, उड़द, गुड़, ये सारी चीजें खाएंगे, ज्यादा जल पिएंगे तो उससे कफज गुल्म होता है। संप्राप्ति सेम है। एंड इसके लक्षण क्या है, गुल्म में स्थिरता, भारी, कठोरता, अवगाढ़ता और शून्यता दिखेगी। शीत ज्वर होगा। देन अति निद्रा, आलस्य, अरुचि, गुरुता, ये चीजें दिखेगी। काश्वास, राज्य क्षमा, हृदय रोग, सर्दी, ये कफ के ही लक्षण है। शीर्षूल, शीत ज्वर, एंड कलर हमें दिखेगा श्वेत। एंड लास्ट है सन्निपातज गुल्म। तीनों हेतु और लिंग दिखेंगे, दैट इज लक्षण दिखेंगे, और ये असाध्य। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा गुल्म निदान का पार्ट 1। ये पार्ट इंपॉर्टेंट था 10 मार्क्स के लिए। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, जिसमें फर्स्ट जो परिभाषा का मैंने श्लोक करवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको गुल्म का ये क्वेश्चन आए, या फिर अगर आपको 18th चैप्टर से क्वेश्चन है, या फिर अगर आपको रक्त गुल्म 5 मार्क्स का है, तो वो श्लोक आप लिख सकते हैं, जिससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और वो श्लोक है भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर आप उसे पढ़ लें। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वहां पर हम पढ़ेंगे रक्त गुल्म के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको चाहे मिस कर देना, उसको मत करना, वो आपको 5 मार्क्स का आ सकता है। तो तब तक के लिए रोग समझते रहें एंड ड्रग्स लर्न करते रहें।